दोस्तों, आज का क्लास मौलिक अधिकार से संबंधित है। हालांकि मौलिक अधिकार पर 3 और क्लास पहले हो चुका है, तो बेहतर हो कि उस 3 क्लास का वीडियो आप लोग पहले देख लें, ताकि आज का जो क्लास है या आगे का जो क्लास होगा उसको समझने में आप लोगों को और भी आसानी होगी। तो जहाँ तक आज के क्लास का संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में हुआ है। तो और इतना लंबा चौड़ा जो है सो अनुच्छेद में जो इसका उल्लेख हुआ है, इतने लंबे चौड़े शब्दों में उल्लेख होने के कारण जो है यह सर्वाधिक विस्तृत भाग माना जाता है भारतीय संविधान का मूल अधिकार के अंतर्गत। तो हालांकि दुनिया का कुछ ऐसा देश है जिन देशों के संविधानों में भी इतना अनुच्छेद नहीं है जितना कि हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद हो जाता है। 12 से 35 मतलब 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का चर्चा है। जबकि उदाहरण से अगर हम लोग देखें तो अमेरिका में जो है अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, जबकि हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकार 23 अनुच्छेदों में वर्णित है। मतलब मौलिक अधिकार सर्वाधिक विस्तृत रूप में भारतीय संविधान में वर्णित है, जितना कि दुनिया के किसी भी संविधान में वर्णित नहीं है। और जो है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना तो हम दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल जो प्रावधान लगा उसको हमने अपना लिया। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और ये मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कुछ पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। और जो है सो किस अधिकार को कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को। तो ये जो है रहता है आपको जो सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संबंध में। अब जो है आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यह जान लें कि मौलिक अधिकार किसको कहते हैं। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, और जिस अधिकार में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और बौद्धिक तथा भौतिक विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। उसके बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है। और यह एक ऐसा अधिकार होता है जो राज्य के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ जो है नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सामान्य परिवेश में राज्य की ओर से जनता को जो संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकार, वो नहीं छीना जा सकता। मतलब राज्य मौलिक अधिकार आम जनता से नहीं छीन सकती है। इसका कहने का मतलब यही है। अब थोड़ा सा आगे का क्लास समझने से पहले एक बिंदु पर और हम लोग चर्चा कर लें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों के संविधानों में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। और ख़ास करके जो विद्वान लोग हैं इस संबंध में वो 2 भागों में बटे हुए हैं। खास करके पश्चिमी देशों के विद्वान जैसे कि सर आगर जेनिंग्स और डायसी जैसे जो विद्वान लोग हैं, उनकी समझ है कि मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख करना न केवल बेकार की बात है, बल्कि यह कभी कभी समस्या भी पैदा कर देता है। उनका कहना है कि देखिए ब्रिटेन में, देखिए दक्षिण अफ्रीका में, देखिए स्विट्जरलैंड में, देखिए ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों के संविधानों में कोई मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। उनकी समझ होती है किस किस देश के संविधानों में मौलिक अधिकार नहीं है, तो जहां नहीं है उस देश का नाम है ब्रिटेन
कि ये लोग कहते हैं ब्रिटेन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, फिर साउथ अफ्रीका में नहीं है, फिर स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। तो ये लोग ये जो है नाम गिनाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि हर एक देश की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है और उस देश की अपनी अलग आवश्यकताएं हो जाती हैं उसके चलते। तो जो भारत की परिस्थितियाँ हैं और यहाँ का जो परिवेश है वो परिवेश पश्चिम के देशों का नहीं है। और यही वजह है कि भारत ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए और अपनी जो है परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करना आवश्यक समझा। अब है कि जो है भारतीय संविधान के निर्मातागण जो लोग थे उनकी क्या समझ थी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने के संबंध में। पहला जो जैसो कारण था उन लोगों के सामने वो ये था कि भारत में वैधानिक परंपरा मतलब कानून के शासन का इतिहास, वैधानिक परंपरा और राजनीतिक चेतना का अभाव रहा है भारत में। और अभी जब अभाव है तो उस समय कितना होगा जब जो है आपको देश आज़ाद हुआ था। तो भारत में कानून के शासन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है और जो है आम लोगों में राजनीतिक सूझबूझ नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि शराब और पैसे को लेकर के साथ ही जात धर्म के नाम पर जो है सो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और राजनीतिक दल उम्मीदवार बनाते हैं। तो जो अवस्था उस समय रहा तो उसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने आवश्यक समझा मौलिक अधिकार का उल्लेख कर देना संविधान में। दूसरा जो कारण रहा कि शासन और राज्य के अत्याचार के प्रत्यक्ष गवाह का होना। तो संविधान सभा के जो लोग सदस्य थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो उन लोगों ने अंग्रेजी शासन का काफ़ी अत्याचार सहा था, उत्पीड़न उन लोगों ने देखा था। वो लोग प्रत्यक्ष गवाह थे कि शासन अगर अत्याचार करती है तो उसका क्या भयानक रूप होता है। इसलिए इन लोगों ने भविष्य में राज्य कोई ऐसा अत्याचार न कर सके, इसलिए आवश्यक समझा कि मौलिक अधिकार संविधान में हो। तीसरा जो कारण रहता है वो ये रहता है कि हमारे देश में साक्षरता का उस समय घोर अभाव था, मात्र 10% लोग साक्षर थे। तो इसलिए तर्कशीलता का जो अभाव था, ज्ञान विज्ञान का जो अभाव था आम जनता में, उसके लिए भी आवश्यक समझा कि नहीं जनता को सेफगार्ड सुरक्षा जो है अवश्य संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए, नहीं तो कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी चतुर और धूर्त नेता आएगा जनता को उल्लू बना करके उसके सारे अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर देगा। और चौथा जो था वो था नवजात लोकतंत्र का होना। चूँकि भारत में इसके पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, कैसे संचालित होता है, इसके अभ्यस्त हम लोग नहीं थे। तो इसलिए भी आवश्यक समझा गया कि चूँकि हमारे देश में लोकतंत्र नया नया अपनाया गया है, इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाए। और इस संबंध में जब आपको संविधान सभा में बहस हो रहा था तो उसका जवाब देते हुए BR अम्बेडकर ने कहा था कि चूंकि अभी हमारे देश में लोकतंत्र पनप नहीं सका है, इसलिए आवश्यक है मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख हो जाना। तो यही 3-4 कारण था जिसके चलते भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। अब हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक्स पर। तो हम जैसा कि हम लोग चर्चा में देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मिलता है। अब है कि 12 अनुच्छेद का मौलिक अधिकार से संबंधित जो पहला अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? 12 है। 12 क्या कहता है? यह राज्य की परिभाषा के बारे में कहता है। तो हालांकि लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, लेकिन राज्य की परिभाषा दिया नहीं गया है, बल्कि कौन कौन संस्था राज्य होगा उसका नाम गिना दिया गया है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा नहीं है, बल्कि कौन कौन सी संस्था राज्य मानी जाएगी उसका चर्चा है। तो पहला नाम है भारत सरकार एवं संसद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट का नाम है। दूसरा नाम है राज्य सरकार एवं विधानमंडल मतलब असेंबली।
तीसरा नाम है स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय किसको कहा जाता है आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है, नगर पालिका आता है, नगर परिषद आता है, जिला परिषद आता है। तो ये सारी जो स्थानीय निकाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं वो भी एक जैसो राज्य है। उसके बाद अन्य प्राधिकार अदर जैसो अथॉरिटी, इसके अंतर्गत जो है आपको अन्य प्राधिकार के अंतर्गत जो है किसको किसको माना जाता है, LIC है, ONGC है, फिर जो है सेल है, और जो है इसी तरह के अन्य दूसरी संस्थाएं जो हैं वो भी जो है राज्य है। और अन्य अदर अथॉरिटी का मतलब कि वैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्था है भारत में वो जो है माना जाएगा अदर अथॉरिटी, और वो राज्य मान लिया जाएगा। यहाँ तक कि वैसी संस्था जो है आपको विदेशों में है काम कर रही है और वो संस्था भारत की है और उसका नियंत्रण भारत सरकार कर रही है, तो विदेश में भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित कोई देशी संस्था जो होगी वो भी संस्था राज्य मान लिया जाएगा। तो इसलिए राज्य का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर काफ़ी विस्तृत है, याद हमको रखना है। एग्जाम में दे देता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, तो याद हमको रखना है कि भारत सरकार भी है इसमें शामिल, संसद भी है, राज्य सरकार भी है, असेंबली भी है, स्थानीय निकाय भी है, अदर अथॉरिटी भी है। अदर अथॉरिटी न केवल भारत में जो है भारत में के अंदर जो है स्थापित अथॉरिटी, बल्कि भारत के बाहर भी जो कोई अथॉरिटी है, प्राधिकार है और उस पर भारत सरकार का नियंत्रण है, तो वो भी जो है सो आपको संस्था क्या मान लिया जाएगा, राज्य मान लिया जाएगा। तो राज्य की परिभाषा के संबंध में हमारा जो पहला क्लास हुआ है उस पर हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा किया है। तो इसलिए जो है डिटेल से समझना अगर हो राज्य की परिभाषा के संबंध में, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य की परिभाषा पर जो हमारा क्लास है उसको आप लोग देख लें, उसमें डिटेल से आपको इसका जो है कंसेप्ट मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 कहता है असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो असंगत या अल्पीकरण। असंगत मतलब क्या कि जो टैली नहीं करता है, जो विरोधाभासी है, जो विरोध में है। तो जो विरोधी है या अल्पीकरण, या कहता असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अल्पीकरण मतलब क्या कि कम जैसो करना है, कम या जैसो नष्ट करना, कम या नष्ट करना। या जैसो असंगत मतलब जो विरोध में है। तो कहता है अनुच्छेद 13 कि भारत का जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो भारत का जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से पहले का जो संविधान प्रचलन में चला रहा था, मतलब संविधान लागू होने के पहले से जो कानून भारत में चल रहा था या चल रहा है, अगर वो कानून भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार के विरोध में है, असंगत है, तो वो कानून रद्द मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। मतलब और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के पहले से चला आ रहा वैसा कानून जो मौलिक अधिकार के विरोध में नजर आता है, वो कानून अवैध माना जाएगा, रद्द माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ये कहता है। ये पहला जैसो इसमें पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट है कि जो है बाद का कानून। तो बाद का कानून मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद हम जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को प्राप्त हो जाता है, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल असेंबली को। तो कहता है कि संविधान लागू होने के बाद जो संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, अगर उस कानून का कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट
मौलिक अधिकार से के विरोध में रहेगा या मौलिक अधिकार को अल्प करेगा मतलब कम करेगा या मौलिक अधिकार को नष्ट करेगा, तो वैसा कानून भी रद्द मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। कहने का मतलब कि संसद या यह कहने का मतलब कि संविधान बनने से पहले का कानून या जो है संविधान बनने के बाद का कानून, कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ में है तो वो कानून रद्द मान लिया जाएगा। यही कहता है आपको अनुच्छेद 13। अब है कि कौन यह जो है घोषित करेगा कि यह जो कानून है वह मौलिक अधिकार के खिलाफ में है। कहने का मतलब संविधान लागू होने से पहले का कानून या संविधान लागू होने के बाद के कानून में से कौन सा कानून है जो मौलिक अधिकार के विरोध में है, इसका परीक्षण कौन करेगा और इसका डिसीजन कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा, मतलब हमारी न्यायपालिका करेगी। तो जाहिर सी बात है इसी के चलते मूल अधिकारों का आधार स्तंभ 13 को, अनुच्छेद 13 को कहा जाता है कि यह पिलर के रूप में है, कि यह अनुच्छेद 13 जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान कर देता है कि भाई तुम गार्ड के रूप में, तुम प्रहरी के रूप में काम करोगे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के विरोध में बना है या बनेगा तो उस कानून का जांच परख करके तुम उसको रद्द करने की घोषणा कर सकते हो यदि वो मौलिक अधिकार के विरोध में नजर आता है। तो यहीं से इसी अनुच्छेद 13 से जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त हो जाता है, मतलब हमारी न्यायपालिका को प्राप्त हो जाता है जुडिशियल रिव्यू का। बाकी जगहों पर जुडिशियल रिव्यू का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 का जो भाव है उसी से निकल जाता है यह अर्थ कि हमारी न्यायपालिका को यह अधिकार है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसका जांच परख करना कि यह संविधान के अनुकूल है या नहीं है तो उसको रद्द कर देने का अधिकार। यही है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो कि हमारे देश की न्यायपालिका को प्राप्त हो जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अब आता है कि अनुच्छेद 12 और 13 देखने के बाद चूंकि 14 से अनुच्छेदों का प्रकार शुरू हो जाता है, तो अब हम लोग आएंगे कि अनुच्छेदों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मूल अधिकारों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार वर्तमान समय में 6 की संख्या में हमारे संविधान में है। हालांकि जो है जब संविधान बना था तो कहने का मतलब कि मूल संविधान में यह संख्या 7 के रूप में थी, लेकिन वह संख्या घट गई, 7 से घट करके अब कितना है मौलिक अधिकार की संख्या? तो 6 है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि वो कौन कौन है मौलिक अधिकार। तो पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यह अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में। छठा संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन इसी को हटाया गया है संविधान से, यह मौलिक अधिकार से। हम जानते हैं कि संविधान में 44वां जो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। किसके काल में? तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके काल में। किस पार्टी की सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। उन्हीं के काल में संविधान में 44वां संशोधन हुआ और मौलिक अधिकार से इस छठे संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था उसको हटा दिया गया और हटा करके संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 300A में शामिल कर दिया गया।
कहने का मतलब कि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार हो गया, विधि का अधिकार हो गया। तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और सातवां जो था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित है। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद 12 और 13 को देखा, जिसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है आम तौर पर, और जल्दी लोग समझा भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश किया कि आप बातों को समझ जाएं, अनुच्छेद और 12 और 13 को। चूँकि अनुच्छेद 12 और 13 समझ जाते हैं तो आगे का जो अनुच्छेद होगा उसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगा। और फिर हमने मूल अधिकार का प्रकार भी देख लिया। दूसरे दिन का जो क्लास होगा वो इन प्रकारों पर होगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि यह आपका ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो आप जो है हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल समीर क्लासेज पटना को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।